Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be starting a new chapter in our book, that is Business Services. Chapter number 4, Business Services. Okay, so let's start this chapter. So, what are business services? So, it refers to commercial firms engaged in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. यानी कि कोई भी फर्म, ठीक है, जो बैंकिंग में एंगेज हो, कम्युनिकेशन में एंगेज हो, ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज हो, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, इन सब में एंगेज हो, तो वो क्या कर रही है, आपको सर्विसेज दे रही है, ठीक है। या अगर हम लोग बात करते हैं आज के टाइम पे, हम लोग अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या एक सर्विस है, ठीक है ना। आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो कोई आपको फिज़िकल चीज़ देता है, रिचार्ज कराने के लिए जो पैसा देते हैं कोई फिज़िकल चीज़ नहीं देता ना, आपको क्या देता है, एक सर्विस देता है जिसके बदले वो आपसे पैसा लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले इंटेंजिबल सर्विस जो होती है वो दिखाई नहीं देती। आप जब रिचार्ज करवाते हैं तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? नहीं ना। आप क्या होता है, आपको एक सर्विस मिलती है जो सिर्फ फील की जा सकती है, ठीक है, दिखाई नहीं देती। इंटेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जो फील की जा सकती हैं, दिखाई नहीं देती, ठीक है। लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी। अब देखिए क्या होता है कि सर्विस जो होती है वो डिमांड और एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है। लेट्स से कि अगर आप एक दिन आपको कहीं जाना है, आपने एक टैक्सी को हायर किया, तो वो उसने आपको सर्विस दे दी, लेकिन क्या आपको रोज़ जाना है मतलब वहीं पे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आई, यानी कि ये रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन्वेंट्री। अब देखिए बिज़नेस में क्या होता है, जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टॉक करना पड़ता है। एक मतलब किसी भी चीज़ को आप कोई भी बिज़नेस करेंगे तो आपको चीज़ों को स्टॉक करना पड़ेगा, लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सीधे सीधे लेट्स से आप कोई सर्विस प्रोवाइडर के बिज़नेस में है, लेट्स से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऐसा थोड़ी है आपने कहीं इंटरनेट को स्टोर करके रखा है जिसमें से आप कुछ इंटरनेट निकाल के कस्टमर को दे रहे हैं। नहीं, आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, आप सीधे सीधे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसके एक मीडिएटर हैं, ठीक है, आप उससे लेते हैं सीधा सीधा डेटा स्पीड को और आगे कस्टमर को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। देखिए क्या होता है, किसी भी सर्विस को प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता। आप अगर कोई गुड यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद के ले आए दुकान से, तो वो क्या हुआ, जो प्रोवाइडर था जिसने आपको दिया था वो उससे अलग हो गई। लेकिन सर्विस, अगर एयरटेल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको एयरटेल से अलग नहीं कर सकते। अगर आप एयरटेल की सिम निकाल दोगे तो वो सर्विस आपको मिलनी बंद हो जाएगी। आपको दूसरी सर्विस जियो से ख़रीदनी पड़ेगी या किसी और कंपनी से ख़रीदनी पड़ेगी और वो अलग से चार्ज लेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। देखिए क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कौन चाहिए, आपको एक कस्टमर चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देखिए 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज सारे के सारे बिजनेस सर्विसेज के एग्जांपल हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन। सोशल सर्विसेज जो कि सोसाइटी के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, एनजीओज़ वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। पर्सनल सर्विसेज जो पर्सनलाइज सर्विस होती हैं, यानी कि स्पेशल कस्टमर की डिमांड पे स्पेशलाइज सर्विस। आपने सुना होगा ऐप डेवलपमेंट, कई सारे स्कूल्स होते हैं अपने लिए पर्सनली ऐप डेवलप करवाते हैं, वो किसी और स्कूल के लिए वो ऐप नहीं होगी, ठीक है ना। वो क्या हुआ, वो पर्सनलाइज सर्विस हुई। या कोई ऐप है तो उसको एडिट करवा के अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करवाते हैं लोग, तो वो क्या हुआ, पर्सनलाइज सर्विस हुई। या आप टूरिज़्म देखें, रेस्टोरेंट्स देखें, तो आप जो ऑर्डर करेंगे वही आपको खाने को मिलेगा, ये आपके लिए पर्सनलाइज सर्विस हुई, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिजनेस सर्विसेज की, कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक क्या होता है, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, किस लिए, उसको लैंडिंग के लिए यानी किसी और को उधार देने के लिए, या इन्वेस्ट करने के लिए किसी ना किसी सिक्योरिटी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स।
अगर हम बात करें बैंक में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट जो रेगुलर एक पर्सन खुलवाता है, नॉर्मल पर्सन जो खुलवाता है वो होता है सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि एक दिन में इतनी बार जमा कर सकते हो, इतनी बार निकाल सकते हो, एक महीने या एक दिन में, उसके ऊपर आप पे पेनल्टी लगती है। फिर होता है करंट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये होता है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए। इसमें क्या होता है कि जितनी बार भी चाहो आप पैसा निकाल सकते हो, पैसा डाल सकते हो, इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है। सेविंग अकाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट पे बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, आपसे कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आप मंथली, ठीक है ना, या क्वार्टरली कुछ ना कुछ पैसा लगातार जमा करते जाते हो, ठीक है, और एक टर्म के एंड में आके आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है, आप एक लमसम अमाउंट यानी कि इकट्ठा पैसा आप एक जमा कर देते हो बैंक में, ठीक है, और बैंक क्या करता है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देता है, और एक फ़िक्स टाइम के बाद आपने लेट्स से 5 साल की एफडी कराई, 2 साल की एफडी कराई, 3 साल की एफडी कराई, तो उसके फिक्स टाइम के बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। बीच में आपको अगर आप एफडी को अगर आप ख़त्म करते हो तो आप पे कुछ पेनल्टी भी लगती है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये अभी रिसेंटली कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा आपका फिक्स कर दिया जाता है, कुछ पैसा आपको यूजेबल दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, करंट प्लस सेविंग हो जाता है, या करंट प्लस सेविंग प्लस एफडी अकाउंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ पैसे पे आपको एफडी का ब्याज मिलता है, कुछ पैसे पे आपको सेविंग का ब्याज मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है बैंक, तो होती है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि आपने बैंक में जाके अपना पैसा जमा किया और एक डीडी बनवा लिया किसी के नाम पे, तो क्या हुआ कि आपने बैंक को ऑर्डर दिया कि उस आदमी को इतना पैसा आप पे कर देंगे, वो व्यक्ति अपने किसी भी बैंक में जाके वो बैंक ड्राफ्ट लगाएगा और सीधा सीधा जो भी आपका बैंक है उस बैंक से पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक को ऑर्डर देता है ये कि आपके बैंक को जहाँ से भी आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, आप इसको कैश में भी बनवा सकते हैं और अकाउंट से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है बैंकर्स चेक। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, लोकल बैंक ड्राफ्ट होता है, यानी कि इसको विद इन द डिस्ट्रिक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही सिटी या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे फंक्शंस बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको कि करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है और इस पर उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि अगर उनके अकाउंट में 10,000 रुपया है और अगर उनकी एक लिमिट बना दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो जो बैंक होगा उसकी इमेज को देखते हुए क्या करेगा, एक उसकी लिमिट बना देगा कि 2 लाख ओवरड्राफ्ट की लिमिट बना दी कि मान लीजिए आपको एकदम से कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपके अकाउंट में 10 लाख है, आपको 12 लाख की ज़रूरत है, आप 12 लाख उस समय बैंक से निकाल लो, बैंक बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट लेके आपको बोलेगा कि 2-4-5 दिन में आप इसको पैसे को वापस कर दो, ठीक है। वो होता है ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा निकालना, ठीक है। फिर है कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपने देखे होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये क्या होता है, ये बेसिकली लोन्स हैं छोटे समय के लिए, 1-2 साल, ठीक है। मीडियम टर्म्स 5 से 10 साल और 10 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक और ई बैंकिंग, ठीक है ना। अब देखिए डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट क्या है, आजकल क्या हुआ, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी के बिना कोई भी काम आपको करना है तो आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो मनी होती है वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके अकाउंट से निकल के दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चली जाती है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं ई बैंकिंग के, ठीक है ना, कस्टमर को। तो डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए क्या होता है, जो भी है आपके सामने पेपर पे मतलब आपके सामने हो रहा है, ठीक है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे अकाउंट से 10,000 गए, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अगर आप देखें यूपीआई सर्विसेज वगैरह जो आपको मिलती हैं, ठीक है, 24/7 बैंक में आपको कोई काम कराना है आपको 10 से 4 के बीच में ही कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कोई ई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए आप रात में 12 बजे कर दो, 1 बजे कर दो, ठीक है। कन्वीनियंस, अब देखिए कि कभी भी चाहो कि आपको मान लीजिए ऑफिस रहता है, ठीक है ना, तो आप ऑफिस के बाहर भी कर सकते हो, यानी कि ऑफिस के आवर्स के बाद भी कर सकते हो। आपका मान लीजिए 6 बजे तक ऑफिस रहता है, आप नहीं कर सकते बैंक में जाके कोई काम, तो आपने रात में 8 बजे बैठ के घर पे अपना ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब देखिए
क्या होता है कि इसमें सारा ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड होता है। अगर आप बात करें, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना सारा ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। तो क्या होता है, एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह से आपके पास पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरह से आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। इसमें क्या होता है कि बैंक की जितनी भी, ऐसा नहीं है कि आप लेट्स से कि बैंक, अगर आपको बैंक से कोई काम है तो आपको बैंक की ब्रांच में ही जाके करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप अगर मान लीजिए मैनपुरी में आपका अकाउंट है और आप दिल्ली में भी बैठे हैं तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होगा, ऐसा नहीं है बैंक की ब्रांच में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस रिस्क। अब देखिए इसमें रिस्क काफ़ी कम है, ठीक है। अगर आपको जैसे पैसा चाहिए था, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको किसी से पैसा मंगाना था, आपने कही भाई कैश दे दे, तो कैश लाने में बहुत ज़्यादा रिस्क था, आपने बोला इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, उसमें रिस्क कम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बैंक्स को क्या बेनिफिट होते हैं इसके, सबसे पहले देखें तो कंपेटिटिव एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि ई बैंकिंग जो होती है, जिन बैंकों के पास है, जिन बैंकों की ई बैंकिंग अच्छी है, उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं उन बैंक्स में। अगर आप देखें प्राइवेट बैंक्स की तरफ आजकल लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ई सर्विसेज यानी कि ई बैंकिंग सर्विसेज अच्छी हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड नेटवर्क। अब देखिए क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि बैंक अब सिर्फ ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं रह गए, अब बैंक हर जगह पहुंच गए हैं, हर हाथ में पहुंच गए हैं मोबाइल के द्वारा, ठीक है। रिड्यूसेस लोड ऑफ ब्रांचेस। अब देखिए पहले अगर आप देखें आज से 10 साल पहले, अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बैंक में लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी लोड देखें तो काफ़ी कम हुआ है। जिन लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग है या जो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करना जानते हैं, वो लोग अब बैंक्स में बहुत कम जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के, वो होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, ATM एंड ई कैश और डिजिटल कैश। डेबिट कार्ड क्या होता है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतने पैसे तक आप निकाल सकते हो, यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे की लिमिट है, जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उतने पैसे तक आप निकाल सकते हो एक कार्ड को यूज़ करके, जो कि एक पिन से चलता है और OTP से चलता है, ठीक है ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए OTP यूज़ होता है, और फिजिकल ट्रांजेक्शन यानी ATM पे अगर आप पैसा निकाल रहे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन से, तो आपको क्या करना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है मतलब नहीं है, क्या होता है कि बैंक आपकी एक इमेज को देखते हुए, यानी कस्टमर की गुडविल को देखते हुए एक लिमिट बना देता है कस्टमर की कि 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये, कि जो कस्टमर मतलब जितनी उसकी गुडविल है उसके हिसाब से उसकी लिमिट बना देता है कि इतना पैसा आप खर्च कर लो। जब आप खर्च कर लोगे तो उसके बाद हम आपको कुछ टाइम देंगे, 30 दिन 45 दिन का, उतने में आप हमें ये पैसा पे कर देना, ठीक है। ये होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई आपको गारंटी नहीं लगानी पड़ती, यानी कि एक तरह से ये लोन हो गया ना, और लोन के लिए ये विदाउट गारंटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि एक से दूसरे अकाउंट में आप पैसा तो ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि UPI से करते हो, लेकिन NEFT में क्या होता है, NEFT में जो पैसा जाता है वो बैचेज़ में जाता है, यानी कि अगर आपने सुबह 7 बजे ट्रांजैक्शन किया तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह 7 बजे ही क्रेडिट हो जाए सामने वाले के अकाउंट में, वो बैचेज़ में जाता है। यानी कि वो एक बैच बना देते हैं कि पहला बैच सुबह 10 बजे जाएगा, दूसरा बैच सुबह 12 बजे जाएगा, तीसरा बैच 2 बजे जाएगा। तो वो क्या होता है, वो एक टाइम पे ही सेटल होगा, यानी कि आपने 7 बजे भले ही ट्रांजैक्शन कर दिया, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन कब होगा, सामने वाले के अकाउंट में कब जाएगा, 10 बजे, ठीक है ना। और NEFT के लिए क्या होता है, मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती, ठीक है, मैक्सिमम होती है शायद 2 लाख, ठीक है। और अगर हम RTGS की बात करते हैं, RTGS और NEFT में कई बार लोग ट्रांसफ़र होते हैं। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो RTGS में क्या होता है, RTGS में मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो RTGS है वो लगभग 72,000 ब्रांचेज़ में अवेलेबल है, और NEFT लगभग 75,000 ब्रांचेज़ में, ठीक है। RTGS मैंने आपको समझा दिया। RTGS और NEFT में एक सबसे बड़ा अंतर ये भी होता है कि RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि आपने अभी भेजा तुरंत सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। और NEFT में क्या होता है, NEFT में टाइम लगता है, यानी कि वो पैसा बैचेज़ में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने सुबह 7 बजे भेजा, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में एक जब बैच पहला जाएगा तभी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ RTGS एक बार देख लेते हैं।
दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। इसको देखो सीधा सीधा आरबीआई मॉनिटर करता है। देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, द आरबीआई मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ बैंक्स। आप देखिए क्या होता है कि आरटीजीएस में क्या होता है, ज़्यादातर आपको कैश, आपका कैश नहीं जाता, आपको क्या होता है आपके अकाउंट में आप अपना पैसा जमा कीजिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा सीधा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। द आरटीजीएस सिस्टम इज सूटेड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है 2 लाख, ठीक है। द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इर्रिवोकेबल, यानी कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट रिवर्स नहीं हो सकता, गलत अकाउंट में कर दिया तो चला गया पैसा, ठीक है। फीस ऑफ आरटीजीएस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, आरबीआई हैज फिक्स्ड अपर लिमिट ऑफ फीस, यानी कि हर बैंक की अलग अलग फ़ीस होती है आरटीजीएस की, लेकिन आरबीआई ने एक मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है कि इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते, ठीक है। टू यूज़ आरटीजीएस द बैंक मस्ट यूज़ कोर बैंकिंग बैंक्स असाइंड एन 11 डिजिट कोड, यानी कि एक सीबीएस कोड होता है, ठीक है, वो कोड ही यूज़ करना पड़ता है बैंक को इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या होता है कि जैसे कि आपको पैसा निकालना है, ठीक है ना, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो आपका पैसा बैंक में तो पड़ा है, लेकिन आपको अब निकालना है, आपको रात में 12 बजे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो क्या है बैंक तो बंद है, तो आप क्या करेंगे एटीएम पे जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो मशीन लगी होती है उसका नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। वो क्या है, वो 24 घंटे काम करने वाली मशीन होती है, ज़्यादातर एटीएम्स आपको खुले मिल जाएंगे, ठीक है, और आप कभी भी वहाँ से पैसा अपना निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी एक लिमिट होती है, कई सारी जगह पे आपके कार्ड पे डिपेंड करता है कितनी लिमिट है आपके कार्ड की, जैसे एसबीआई में 40,000 है, प्राइवेट बैंक्स में 5 लाख तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई कैश या डिजिटल कैश। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपने सुना होगा वॉलेट्स के बारे में, ठीक है ना। वॉलेट्स में क्या होता है कि वॉलेट्स में आप सीधे सीधे पेटीएम वॉलेट या फ़ोनपे वॉलेट, सीधा सीधा क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को पैसा भेजते हो, ठीक है, वो उसके वॉलेट में स्टोर हो जाता है, वो किसी और को पेमेंट कर देता है उसी वॉलेट के थ्रू, तो उसका वो पैसा खर्च हो जाता है, वो बोलते हैं हम लोग ई कैश, ठीक है ना। और इसके लिए अलग अलग आजकल सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, भीम, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेंस सर्विसेज, जो कि हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।